नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए वरिष्ठ एवं प्रबुद्ध कथाकार नीलम कुलश्रेष्ठ की लिखी हुई कहानी चांद आज भी बहुत दूर है। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। वो टीवी के एक विज्ञापन में आंखें नचाती एक लड़की को देखकर मुस्कुरा उठती है, जो अपने भाई को राखी बांधने के बाद ठसक के साथ कह रही है, मुझे अपनी चॉकलेट की व अपनी रक्षा करना आता है। तब लड़कियां ऐसा कहाँ सोच पाती थीं जब वो युवा थी। बहुत श्रद्धा भाव से अपनी रक्षा करने का आश्वासन मांगते हुए भाई को राखी बांधती थीं। माँ के घर कैसा हंगामा हो गया था जब उसने अपने भाई पंकज को राखी बांधने से इनकार कर दिया था। तब वो सिर्फ 14 वर्ष की थी। माँ गुस्से से उसके कमरे में आ गई थी और उसकी किताब छीनकर मेज पर रख दी थी। क्यों, तूने पंकज से क्या कहा कि इसे राखी नहीं बांधेगी? हाँ, लेकिन अभी तक तो बांधती आ रही थी। एक नासमझी के कारण आजकल लड़के लड़कियां बराबर हैं। भाई की कलाई पर राखी बांधकर रक्षा की भीख क्यों मांगूं? तू कैसी बहन है? माँ उसे विस्फारित नेत्रों से देखती रह गई थी। उसे शरारत सूझी थी। वो अपने पतले दुबले भाई पर कराटे जैसा वार करते हुए बोली थी, ये पिद्दी मेरी क्या रक्षा करेगा, मैं ही इसके काम आऊँगी। हाथ जरा जोर से पड़ गया था। भाई कराहता हुआ जमीन पर बैठ गया था। अले अले मेले लाजा को जरा जोर से चोट लग गई। वो तुतला कर उसका ही मजाक उड़ाने लगी थी, लेकिन फिर उसे मनाने के लिए वो उसे साइकिल पर बिठाकर कॉलोनी में घुमाती रही थी। अपनी जेब से उसे आइसक्रीम खिलाई थी वो अलग। पापा के बुआ के घर से वापस आने पर मम्मी बरस पड़ी थी। पता है आपकी लाडली ने क्या किया है? क्या? उन्होंने बुआ का दिया मिठाई का डिब्बा मेज पर रखते हुए कहा था, आज ज्योति ने पंकज को राखी नहीं बांधी है। वो कह रही है कि वो क्या कोई कमज़ोर प्राणी है जो रक्षा की भीख मांगे। ज्योति ने ऐसा कहा है। मम्मी खुश हो गई कि वो उसकी अच्छी तरह खबर ले गए, लेकिन वो उसके पास आकर उसका माथा चूमते हुए बोले, मैं तुम्हें ऐसा ही देखना चाहता था, एक चेतन प्राणी के रूप में। मुझे बहुत खुशी है, मेरी बेटी ने आंचल वाली आंसू भरी नारी से मुक्त होने की घोषणा कर दी है। मतलब ये कि ये जो कर रही है सही कर रही है? हाँ, जानती हो क्यों? मेरी माँ बाबूजी का हर निर्णय मानती थी। तुम जरा सी बात के लिए निर्णय लेने के लिए मेरा मुंह देखती हो, लेकिन मेरी बेटी ने स्वतंत्र होकर अपने लिए इतना बड़ा निर्णय लिया है। ये मेरे अभिमान का दिन है। तब 10 वर्ष का पंकज कुछ समझा था कुछ नहीं, लेकिन मम्मी के गले से ये सब नहीं उतरा था। ऐसा ही धमाका उसने ससुराल में पहली करवा चौथ पर किया था। तब संजय की मम्मी का चेहरा ऐसे फक पड़ गया था जैसे उन्हें चलती गाड़ी से धक्का दे दिया हो। क्या कहा कि तुम करवा चौथ का व्रत नहीं रखोगी, मेरे बेटे के लिए अपशकुन करोगी? उसने तभी जुबान से कहा था, मम्मी जी, आपसे या मुझसे अधिक संजय का कौन शुभ चिंतक हो सकता है, लेकिन मैं ही क्यों उसे अपनी वफादारी का सबूत दूं? मम्मी, ये मुझसे कह रही है कि तुम भी मेरे साथ व्रत रखो, नहीं तो मैं भी व्रत नहीं रखूंगी। तो तू भी अपनी बीवी का गुलाम बनकर व्रत रख ले, उन्होंने कड़वे स्वर में कहा था। आप तो जानती हैं कि मैं भूखा नहीं रह सकता, इसकी मर्जी ये व्रत रखे या नहीं। और मम्मी, जब मैं परवाह नहीं कर रहा तो आप क्यों कर रही हैं? संजय अधिक विवाद में नहीं पड़ना चाह रहा था, इसलिए तौलिया उठाकर बाथरूम में चला गया था। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार थी। वो चाय के साथ आलू का पराठा खाने लगी तो सास ने रुआसी होकर पापा जी से शिकायत की थी, आप तो घर के मुखिया हैं, कुछ सुन रहे हैं? घर की बहू करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही। पापा जी ने अखबार के पीछे से ही कहा था, आजकल के बच्चे हैं, उन्हें अपनी तरह से जीने दो, तुम क्यों अपना खून जलाती हो? इससे संजय के लिए अपशकुन होता है। शकुन अपशकुन का रहस्य आज तक कोई जान पाया है? मेरी माँ भी तो करवा चौथ का व्रत रखती थी, फिर क्यों पिताजी उनसे पहले चले गए? ज्योति व संजय ने 3-4 बरस एक दूसरे को जानने के बाद शादी की है, मैं क्यों उनके बीच में पड़ूं? आलू का पराठा चाय के साथ बमुश्किल उसके गले से उतर रहा था, अब तेजी से सरकने लगा। उसने नाश्ता खत्म करके स्कूटर की चाबी की होल्डर से निकाली व उन दोनों को प्रणाम करती हुई ऑफिस से निकल गई थी। उसने कैसा तो विद्रोह किया था करवा चौथ के विरुद्ध। इन 10-15 वर्षों में एकदम से क्या बदल गया है? स्त्री चेतना ने कैसी करवट ली है? फ्रेंडशिप डे या मदर्स डे की तरह ये व्रत एक ब्रांड की तरह खूब महिमा मंडित किया जा रहा है।
टीवी पर इस दिन के 1-2 दिन 3 दिन पहले से सुहाग की चीज़ें खरीदती या उन पर टूटती महिलाएं दिखाई जाने लगी हैं। मॉल्स वाले 2-3 दिन पहले से अपने रिसेप्शन पर मुफ्त में मेहंदी लगाने का आयोजन करने लगे हैं। वो युवा महिलाओं को मेहंदी वाले के सामने हाथ फैलाए देखती है तो सोचती रह जाती है कि जिन हाथों में कलम या ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली चौक या प्रयोगशाला में परख नली होनी चाहिए, या जो कंप्यूटर्स के कीबोर्ड पर हाथ चलाकर देश की प्रगति में हिस्सा बन रहे होते, आज बाजार की गिरफ्त में मेहंदी के लिए हथेली फैलाए बैठे हैं। इनको ब्यूटी पार्लर्स को बहुत पहले बुक करना होता है, जहां सुंदर दिखाई देने के लिए घंटों समय का गला घोटा जाता है। अब तो हर प्रदेश, हर धर्म व हर उम्र की औरतें करवा चौथ मनाने लगी हैं। उनके पति एक दिन पहले से ही उन्हें नई लाल, गुलाबी या नारंगी साड़ी या लहंगा या ड्रेस गहनों से लाद देते हैं। टीवी पर कभी साटिन या सिल्क के सलवार सूट में गोल घेरे में बैठी, गहरी लाल लिपस्टिक लगाए, गहनों से लदी पंजाबिनें सरगी खाते हुए दिखाई जाती हैं। चांद निकलने पर माथे तक सिंदूर लगाए, भर भर चूड़ियाँ हाथ में पहने, लाल गहनों से लदी व गहरी लाल रंग की लिपस्टिक से मुस्कुराती, झिलमिल सफ़ेद दांत दिखाती, पहले चांद को, फिर जरी से कढ़ी शेरवानी व चूड़ीदार पहने या कढ़ा हुआ कुर्ता पायजामा पहने पति को छलनी में देखकर व्रत तोड़ती हैं। वे चांद को जल अर्पित करती हैं। ऑल रबिश कहने वाली वो भी तो बरसों पहले हार मान बैठी थी। क्यों आता है बदलाव? 50-60 वर्ष में ही तेज तर्रार नारियों के तेवर ढीले पड़ गए हैं। वीमन रिसर्च सेंटर की उसकी मित्र शीना साने, प्रोग्राम ऑफिसर, भी तिलमिलाती थी। मेरी मम्मी ने तो विमेन पावरमेंट के लिए अपने सारे गहने छोड़ दिए थे, यहाँ तक कि अपना मंगलसूत्र भी उतार फेंका था। आज जब यूनिवर्सिटी की लड़कियों के लिए पोस्टर कंपटीशन रखा तो वे, यानी आज की मॉडर्न लड़की, गहनों से लदी हीरोइन बना रही है, कोई मंदिर में अर्चना करती नारी बना रही है, कोई गोदी में शिशु लिए उसे निहारती युवती बना रही है। यानी कि वहीं मध्यकाल में लौट गई सारी नारी प्रगति। जिस व्यवस्था से स्त्री विद्रोह करने निकली थी, उसकी लोहे जैसी सशक्तता से टकराकर वो लहूलुहान हुई है। उसने अपने अनुभव विभिन्न माध्यमों से शेयर किए हैं, जिससे विद्रोह की आग और बढ़ गई, लेकिन अधिकतर विपरीत असर ही हुआ है। घबराकर अगली पीढ़ियों को सो कॉल्ड रिच हाउसवाइफ का रोल अधिक अच्छा लगा है। कितना आसान है छलनी की जाली से पति को देखकर मंद मंद मुस्कुराना व उसकी जेब पर कब्जा जमा लेना। तू सही कह रही है। किस पति को पसंद है अक्लमंदी की बात करती पत्नी? बस उसे इस पीढ़ी के कुछ युवकों का ये बदलाव बहुत अच्छा लगता है। नारीवाद की हाय तौबा से कम वे तो पत्नी को इंसान समझकर अपना प्यार जताने, उसके साथ करवा चौथ का व्रत रखने लगे हैं। तब उसकी दुनिया भी कैसे एक दिन में बदल गई थी। उस समय लगा था उसकी सोच, उसकी विचारधारा पर जैसे किसी ने तमाचा जड़ दिया था। शादी की पहली करवा चौथ को सास को रुष्ट करके आई थी तो सिंघानिया ज्वेलर्स के बंगले के नक्शे को बनाने में उसका दिल नहीं लग रहा था। सास का उतरा हुआ चेहरा याद करके उसके दिल में कील सी चुभ रही थी। उसने बोर्ड से हटाकर नक्शे कागज़ रोल करके रख दिए थे। कल मन स्थिर होगा तब ये बनाएगी। वो एक मामूली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नक्शा बनाने बैठ गई व 4 बजे छुट्टी लेकर घर आ गई। मम्मी दरवाज़ा खोलते ही चौंक गई थी। तुम? हाँ मम्मी, आज आपका व्रत है, इसलिए शाम का खाना मैं ही बनाऊंगी। आप पूजा की तैयारी कीजिए। तुम क्यों तकलीफ़ कर रही हो? तुम तो आज होटल में जाकर मटन सटन खाओ। मम्मी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन मेरे पापा ने मुझे एक व्यक्ति के रूप में स्वतंत्रता दी है। संजय भी ऐसे हैं। व्रत न रखने के लिए आप मुझे माफ़ करें, लेकिन आप पलंग से नहीं उतरेंगी। उसने चाय पीकर थोड़ा आराम किया व 7 बजे तक सारा खाना बना लिया। सूजी का हलवा बनाना नहीं भूली। उधर मम्मी ने घर के मंदिर के आगे मिट्टी का लेप लगाकर आटे से चौक बना दिया था, जिस पर मिट्टी की बनी गौर को नए कपड़े का आंचल डालकर उसके माथे पर लाल बिंदी लगा दी थी व दीवार पर कागज़ पर बनी करवा चौथ चिपका दी थी। वो किसी बच्चे की तरह ठुनकते हुए बोली थी, मम्मी आज मैं आपको सजाऊंगी। अपने हाथों से उनका मेकअप किया, साड़ी पहनाई, उनके बालों में बाजार से लाया गजरा लगाया, उन्हें कुर्सी पर बिठाकर उनके पैरों पर आलता व नेल पॉलिश लगाने बैठ गई। इतनी मक्खनबाजी के बीच वो जानती थी कि उसकी सास का अहम आहत था कि हमारी परंपराओं को उखाड़ने तू कहाँ से चली आई। मम्मी रात में पूजा के बाद चांद को अर्घ्य चढ़ाने जाते समय बोली थी,
बहू, व्रत नहीं रखा, पूजा नहीं की तो चलो चांद को अर्घ्य चढ़ा दो। वो अपना स्वर भरसक नम्र बनाकर बोली थी। मम्मी, चांद पर आदमी पहुंच चुका है, वहाँ कंकड़ पत्थर के अलावा कुछ नहीं है, तो मैं किस श्रद्धा से उसकी पूजा करूं? कुछ मत करो, जो मन में आए वही करो। वो पूजा की थाली लिए बड़बड़ाती सीढ़ियाँ चढ़ गई थीं। उसके ससुर ने उसे शाबाशी दी थी। मुझे खुशी है कि तुम एक जागरूक व्यक्ति की तरह हमारे घर में आई हो। पापा जी, मैं भी तो किस्मत वाली हूँ कि मुझे भी तो अपने पापा के घर जैसा खुला वातावरण मिला है। शादी के बाद सच्ची उसके जीवन में एक परितृप्ति थी। उसके मन में संजय जैसा एक बेलौस साथी, ऑफिस का सुसंस्कृत वातावरण। वो हैरान इस बात पर थी कि भारत जैसे गरीब देश में इतना पैसा कहाँ से आता जा रहा है कि लोग अपने घर के डिज़ाइन बनवाने में इतना पैसा खर्च करते हैं कि नित नए आर्किटेक्ट अपना ऑफिस खोल रहे हैं। चीफ मुलगांवकर की कुशाग्र बुद्धि पर वो पहले दिन से ही प्रभावित हो गई थी। उसका नए शहर में पहला इंटरव्यू था। एक डर था मन में। जब उन्हें पता लगा था कि उसने आर्किटेक्चर की डिग्री में यूनिवर्सिटी में दूसरा स्थान मिला था, तो उन्होंने उससे कुछ नहीं पूछा, बस मेज पर रखे कागज़ पर पेंसिल से एक लाइन बनाने को कहा। उस लाइन की सुगढ़ता से उसकी स्थापत्य कला की प्रतिभा पहचान कर उन्होंने उसे 25 कैंडिडेट्स में से चुन लिया था। वो भी मेहनत से काम करना चाहती थी। सिंघानिया ज्वेलर्स के बंगले की डिज़ाइन पूरी तन्मयता से बनाना चाहती थी, जिससे चीफ के मुंह से वाह निकल सके। उनकी इस वाह का मतलब होता है एक बोनस चेक। चतुर व्यावसायिक बुद्धि के चीफ ने नियम बना रखा है कि जो आर्किटेक्ट अच्छा काम करेगा उसे वे बोनस चेक देंगे। इसलिए कम तनख्वाह पाकर भी लोग यहाँ काम करना पसंद करते हैं। जब उसे विशेष काम करना होता तो वो अपनी पूरी संतुष्टि के लिए थर्मोकोल, गत्ते, प्लास्टिक्स या माचिस की तीली से इमारत का पूरा मॉडल बना लेती थी। मेहुल उसे चिढ़ाता, लगता है तुम सपने में भी मॉडल बनाती रहती हो। उधर नक्शा तैयार किया और उधर फटाफट मॉडल तैयार हो गया। अपने को तो पेंसिल से ही नक्शा बनाकर ऐसा लगता है कि जान छूटी। तब शीना बीच में कूद पड़ती। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम्हें इतनी जीनियस आर्किटेक्ट के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। नीलेश चुटकी लेता, ये इतनी मेहनत इसलिए कर रही है कि बॉस से बोनस चेक झटक सके, खुद का एक न्यारा बंगला बना सके। वो इत्मीनान से थर्मोकोल के टुकड़े पर फ्रेंच विंडो की डिज़ाइन बनाती। वह उत्तर देती, तुम दोनों बच्चे काफ़ी समझदार हो, तुमने ठीक पहचाना। मेरा सबसे बड़ा सपना है कि मेरा भी एक न्यारा बंगला हो, चाहे छोटा ही सही। सड़क पर हर आने जाने वाला व्यक्ति एक बार तो ठिठक कर सोचे कि इसका आर्किटेक्चर किसने बनाया है। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि उसके गृह प्रवेश में मैं तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगी। वे सब एक स्वर में बोले थे, तुम्हारे घर के गृह प्रवेश में हम जरूर आएंगे, अपने सारे काम छोड़कर। वो आश्चर्य कर उठी थी, सारे काम छोड़कर क्यों? क्योंकि तुम यूपी वाला लोगों के घर के वास्तु में अर्थात गृह प्रवेश में चांदला अर्थात शगुन के रुपए नहीं देना पड़ता। नहीं नहीं, तुम लोग अपने प्रदेश का रिवाज मत छोड़ना, तुमसे मैं चांदला जरूर ले लूँगी, और किसी से लूँ या ना लूँ। जिंदगी कैसी हंसती खिलखिलाती भागी जा रही थी। तब कौन सोच पाया था कि आर्किटेक्ट डिज़ाइन कंप्यूटर्स पर बनाने लगेंगे, यूपी वाले भी चांदला लेने लगेंगे। बस कभी उसे लगता था कि चीफ उसमें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। वो उनसे ऐसे विश्वास से बात करती कि वो कुछ हल्की फुल्की बात करना चाहते तो उन्हें किसी होटल या घर के डिज़ाइन की बातों में उलझा देती। चीफ उन दिनों बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें शहर के सबसे बड़े स्टील के व्यापारी दादू भाई एंटरप्राइजेज़ के ऑफिस की नई बिल्डिंग बनाने का काम मिल गया था। वे पूरी सावधानी के साथ टीम वर्क करना चाहते थे, कहीं भी कोई ढील नहीं छोड़ना चाहते थे। इंटीरियर के लिए उन्होंने उसे भी अपनी टीम में चुना था। दादू भाई उनकी टीम को अपनी ज़मीन दिखाने खुद ले गए थे। ये जगह शहर के बाहर थोड़े जंगल में है, मैं चाहता हूँ कि इस जगह के जंगलीपन में। चीफ ने टोका था, यू मीन इन बिटवीन नेचुरल ब्यूटी? हाँ हाँ वही, इसके बीच में मेरा ऑफिस बने, पेड़ों के झुरमुट के बीच झांकता हुआ। चीफ अपनी कार में लौटते हुए बहुत खुश थे। उन्होंने गुनगुनाते हुए घोषणा की थी, आज का लंच मेरी तरफ से होगा। नीता ने उसे कोहनी मारी थी, इस मक्खी चूस मधुमक्खी के छत्ते से शहद कैसे टपक पड़ा। महंगे होटल में खाना खाने के बाद नीता दास व मेहुल एक एक कर अपने घर के पास होने का बहाना करके उतरते चले गए थे। उसका दिमाग अभी भी दादू भाई एंटरप्राइजेज़ के ऑफिस के नक्शे में उलझा हुआ था।
वो बहुत गंभीरता से चीफ से नक्शे की बारीकियां समझती जा रही थी। एक स्थान पर उन्होंने कार धीमी की। कार की स्टीयरिंग पर हाथ रखकर उन्होंने पीछे घूमकर उससे कहा, वो सामने जो तीसरा स्काई स्क्रैपर देख रही है? जी, उसमें मैंने एक 5 BHK का फ्लैट खरीदा है। कांग्रेट्स सर, लोकेशन बहुत अच्छी है। वो उसे तौलती हुई नज़रों से देखते हुए कहने लगे, मैंने अभी अपनी फैमिली वहाँ शिफ्ट नहीं की है। आपका मूड हो तो वहाँ चला जाए, चाबी मेरे पास है। उन्होंने एक हाथ को अपनी पैंट की जेब में डालकर उसमें चाबी का गुच्छा निकालकर उसकी आंखों के सामने लहरा दिया। वो हतप्रभ क्या काठ हो गई थी, निस्पंद। उसने ऐसा सोच भी कैसे लिया? एक गुस्से की चिनकारी से उसके होंठ फड़फड़ा उठे थे। वॉट डू यू मीन, माई मूड? आपने मुझे क्या समझ रखा है? मैंने तो तुम्हें बहुत कुछ समझ रखा है, लेकिन तुम शायद समझना नहीं चाहती या जानबूझकर अनजान बन रही हो। वॉट डू यू मीन? इतने सारे मुझसे बोनस चेक ले चुकी हो और आज मतलब पूछ रही हो? बोनस चेक देना आपके ऑफिस का नियम है। बीइंग ए फाइन आर्किटेक्ट आई डिजर्व फॉर इट। तुम डिजर्व तो बहुत करती हो। कभी अपने आप को पहचानने की कोशिश की है? उन्होंने उस पर एक भद्दी दृष्टि डालते हुए कहा, मुझे पता होता कि ये चेक मुझे अपने काम के लिए नहीं बल्कि आपकी मेहरबानी से मिल रहे हैं तो मैं उन्हें फाड़ कर आपके मुंह पर फेंक जाती, मिस्टर मूलगांवकर। क्या तुम समझती नहीं थी कि इतने भारी भरकम चेक क्या फालतू ही कोई लुटाता रहेगा? मेरी ये पहली नौकरी है, आगे के लिए बात समझ में आ जाएगी। ज़रूरी थोड़ी है कि सब आप जैसे ही हों। आई एम वर्किंग इन योर ऑफिस लाइक ए पर्सन, नॉट लाइक ए फीमेल। गाड़ी तेज करिए और सीधे ऑफिस चलिए। उसके स्वर में कैसा तो आत्मविश्वास था कि चीफ ने सिरपिटा कर एक्सेलेटर पर पैर रख दिया। वो वहाँ से अपना स्कूटर उठाकर किस तरह घर पहुँची थी, उसे होश ही नहीं था। उस दिन वो एक आंचल वाली अबला नारी की तरह पलंग पर उल्टे लेटकर रोती रही थी। एक तीखी घृणा ने उसे अंदर तक सिहरा दिया था। वो अंदर तक बेहद अपमानित महसूस कर रही थी। वो क्या रास्ते में पड़ी कोई चीज़ है जो कोई उसे अपमानित कर सकता है? शाम को संजय ऑफिस से आकर उसकी सूजी हुई आंखें देखकर चौंक कर बोले, ये क्या हालत बना रखी है? वो उसके गले में बाहें डालकर हिचकी भर भर कर और जोर से रो उठी। अपनी सिसकियों के बीच उसने सारी घटना सुना दी थी। संजय से अपनी पत्नी का अपमानित चेहरा देखा नहीं जा रहा था, लेकिन अपने को ऊपर से सहज बनाते हुए बोले थे, इतनी सी बात के लिए रो रही हो? मैं तो तुम्हें औरों से अलग समझता था। भाई मैं तो यही मानता हूँ, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में। तुम शायद मेरी पीड़ा, मेरा अपमान नहीं समझ सकते। आज जीवन में पहली बार जाना है कि मैं मात्र एक स्त्री हूँ, मानव नहीं। मैं अब उस ऑफिस में कभी पैर नहीं रखूँगी। तुम इतनी परेशान हो, तुमसे कहाँ कोई कह रहा है कि नौकरी करो। तुम जानते हो मैं बिना काम घर पर भी नहीं बैठ सकती हूँ। जब मन स्थिर हो जाए तो दूसरी नौकरी ढूंढ लेना। संजय ने उसे अपनी बाहों में भींचकर सीने में जकड़ लिया था। तब वो कहाँ समझ पाई थी कि हर बाहर निकली औरत के सामने घुमा फिरा कर यही प्रस्ताव आता है। पहली बार ये सुनकर लगा था कि पैरों की ज़मीन में भूकंप आ गया है, सारा आसमान बरस रहा है, या वो किसको झंझोड़ कर पूछे कि मुझे अपमानित करने का हक इन दरिंदों को किसने दिया। अपमान से फटते मस्तिष्क के स्नायुओं को दूर दूर से खींचकर स्थिर करना होता है। आंसू पोंछने में, सहज होने में समय लग जाता है। पिछली सदी से निकलकर जाने कितने शहसवार जख्मी हो रही हैं, जिनकी प्रगति के रास्ते अवरुद्ध किए जा रहे हैं। उनके चेहरों पर तेजाब फेंका जा रहा है। वो भी नहीं तो चरित्र पर तो कीचड़ मला ही जा सकता है। यदि जुगुप्सा ऐसे भी शांत नहीं हुई तो गैंग में उसे घेरा जा सकता है। हर औरत एक त्रासदी की नई कहानी, लेकिन सब समानांतर एक सी पृष्ठभूमि पर चलती हुई। वो सोचती है, इसीलिए तो आज हर धर्म, हर प्रांत की नारी जरी जड़ी लाल रंग के जोड़े में नजर आती है। माथे तक बह आए लाल सिंदूर से खिल खिल छलनी के आर पार चांद, छलनी के आर पार पति को देखती हुई, विहसती हुई, जबकि उसे पता है वो कितने सलीबों पर जड़ी हुई सुहागन होने का मोल दे रही है। उसके मनोबल को तो संजय से जो सहारा मिला था, तब उसे भी लगा था कि वो ऐसे ही सुहद सहारे पर टिकी दूर तक निकल जाएगी। उसके व्यक्तित्व को झंझोड़ने वाली बात के कारण ही वो समझ पाई थी कि क्यों कोई लड़की भाई की कलाई पर राखी बांधती है, क्यों विवाह में एक स्त्री फूलहार से एक पुरुष को बांधने की पहल करती है। तभी की तो बात है, उस घटना के 1 महीने बाद ही वो ऑफिस जाने से पहले रसोई में नाश्ता बना रही थी। मम्मी जी ने आकर कहा,
ज्योति, आज मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाना, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। मम्मी जी, आज मैं भी व्रत रखूंगी। उसने निरीह दृष्टि से उन्हें देखा था। क्या तुम करवा चौथ का व्रत रखोगी? उनका चेहरा एक विजेता की तरह खुशी से छलछला आया था। लेकिन तुम्हें व्रत रखने की क्या जरूरत पड़ गई? बस ऐसे ही मन हो रहा है। उन्होंने उसे उत्साह से छलकते हुए रसोई से बाहर कर दिया था। तुम जाकर आराम करो, मैं काम संभालती हूँ। पहली बार निर्जल व्रत आसान नहीं होता। वो रात को शादी का जरी से चमचमाता लहंगा पहनकर, हाथों में दर्जन भर चूड़ियाँ पहने, गले में नवरत्न का हार पहने, माथे पर चमकती बिंदी लगाए, आलता लगे पैरों में पायल छनकाती सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। हाथ में पूजा की थाली लिए व पानी भरा हुआ करवा लिए चांद को देखकर असमंजस की स्थिति में थी। शादी से पहले कितनी बार कंकड़ पत्थर व गड्ढे वाले चांद को अर्घ्य देती अपनी मम्मी का मजाक उड़ाया है। मम्मी हमेशा यही उत्तर देती थीं, हो आया होगा आदमी चांद पर, हम तो इस जन्म में वहाँ पहुँचने वाले नहीं हैं। रात्रि के अंधकार को अपनी चांदनी से नष्ट करने वाले चांद को यदि मैं सृष्टिकर्ता का रूप मानकर अपने सुहाग की कामना करते हुए जल चढ़ा रही हूँ तो क्या बुरा कर रही हूँ? अब बहू, पूरी और हलवे का चांद को भोग लगाकर उसे जल चढ़ा दो। सास के स्वर से उसकी तंद्रा टूटती है। वो चूड़ी छनकाती हुई पूरी के टुकड़े में हलवा लगाकर चांद की तरफ फेंकती है। कहाँ गई खिलखिल करती ज्योति? ये जल की धारा चांद तक पहुँचेगी? उसे लगता है करवा चौथ या रक्षाबंधन उसकी बेड़ियाँ नहीं हैं, सिर्फ उस धारणा के प्रतीक चिन्ह हैं जो युग युगांतर से अविरल चली आ रही नारी के इर्द गिर्द नारीत्व की सूक्ष्म शाश्वत रेखा खींचते हुए स्कूटर या तेज गति की कार में कटे हुए फरफराते बालों से जिनके पार आज भी जाया नहीं जा सकता। चंद्रमा के धवल रूप पर काजल लगी नज़र टिकाए उसके मन में दर्द की भारी लकीर लहक रही है। षष्ठ के जननहार ने उसकी देह को सर्वोच्च सम्मान दिया है, षष्ठ के ही सृजन का सम्मान। वही जननहारी कभी भी अपनी इसी देह के कारण अपमानित की जा सकती है। बड़ा कुत्सित व विद्रूप मजाक सा लगता है ना? लेकिन जीवन का अपना यही नियम है। जीवन की कोई उपलब्धि अपना पूरा पूरा मोल लेती है ना। अभी आप सुन रहे थे एक आधुनिक नारी के जीवन की व्यथा कथा, जो शिक्षित, सबल और समर्थ होते हुए भी जिसे पिता, पति या भाई के रूप में पुरुष का अवलंब चाहिए होता है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।